अर्थशास्त्र पढ़ने वाले सभी बच्चों का आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी की सीमाएं। सांख्यिकी का प्रयोग जीवन और ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र में हो रहा है। इसके बावजूद इसकी कुछ सीमाएं हैं। न्यूज़होम नाम के एक अर्थशास्त्री हैं जो कहते हैं कि सांख्यिकी को अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण साधन समझना चाहिए, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जिन पर काबू पाना संभव ही नहीं है और इस कारण हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। एक और विद्वान हैं टिप्पेट। वह कहते हैं कि तकनीकी अथवा अन्य किसी क्षेत्र में अनुसंधान करने में सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है तथा उसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। अतः प्रायः अनिश्चित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। अगर आप जो मान्यताएं हैं सांख्यिकी, अगर आप उन्हें ध्यान नहीं रख पाएंगे और साथ ही साथ सांख्यिकी की जो सीमाएं हैं अगर आप उनको ध्यान नहीं देंगे तो आपको अक्सर ऐसे निष्कर्ष मिलेंगे, ऐसे परिणाम मिलेंगे जो कि अनसर्टेन होंगे, जो कि अनिश्चित होंगे और कभी कभी आश्चर्यजनक भी होंगे। तो दो अर्थशास्त्री न्यूज़होम और टिप्पेट के कथनों के पश्चात हमें अब ज़रूरत इस बात की है कि हम जानें कि कौन कौन से वह बिंदु हैं जो सांख्यिकी की सीमाओं को बताते हैं। सबसे पहले हमें सांख्यिकी की एक सीमा कि सांख्यिकी केवल समूहों के अध्ययन को ही प्राथमिकता देती है, इस पर दृष्टिपात करना होगा, यानी कि इस पर ध्यान देना होगा। तो सांख्यिकी के अंतर्गत हमेशा समूहों के अध्ययन को ही प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में प्रोफेसर नीस बेंजर का कहना है कि सांख्यिकी के निष्कर्ष समूह के सामूहिक व्यवहार का अनुमान करने में सहायक होते हैं, उस समूह की व्यक्तिगत इकाइयों को नहीं। यानी कि सांख्यिकी के जो निष्कर्ष होते हैं वो किसी समूह का ओवरऑल अनुमान लगाते हैं, लेकिन उस समूह में जो व्यक्तिगत इकाइयां हैं वह उनकी बात नहीं करते। ठीक। एक और विद्वान है टिप्पेट। इनका कहना है कि सांख्यिकी अनिवार्यतः समूहवादी है, क्योंकि यह व्यक्तिगत मूल्यों से नहीं बल्कि केवल वर्गों से ही संबंधित होता है। आपने पढ़ा भी था कि अगर कहीं पे एक कोई व्यक्तिगत मूल्य है, जैसे कहीं लिखा हुआ है 12, तो ये सांख्यिकी नहीं है। हाँ, अगर ये बताया जाए कि सांख्यिकी ये 12 जो हैं ये 20 में से 12 नंबर हैं हिंदी के और ऐसे ही 14 नंबर अंग्रेज़ी के, ऐसे ही 16 नंबर अकाउंटेंसी के, तो ये डेटा बन जाएगा, ये सांख्यिकी का अंग बन जाएगा। तो सांख्यिकी केवल समूहों के अध्ययन को प्राथमिकता देता है, ये इसकी पहली सीमा है। दूसरी सीमा की हम बात करते हैं कि यह केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करती है। सांख्यिकी के अंतर्गत ईमानदारी, योग्यता, गुणवत्ता, नैतिकता और मित्रता जैसे जो गुणात्मक तथ्य हैं इनका अध्ययन किया ही नहीं जाता है। एल बाउले इसीलिए कहते हैं कि अधिक से अधिक वे यानी कि सांख्यिकी किसी तथ्य के संख्यात्मक पहलू को ही माप सकते हैं, जबकि उन्हें इच्छित तथ्यों के स्थान पर संबंधित मात्रा को मापकर ही संतोष करना पड़ेगा। यानी कि सांख्यिकी में आप केवल संख्यात्मक पहलू को ही माप पाते हैं और आप उसमें मात्रा को ही माप करके संतुष्ट हो जाएंगे, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दे ही नहीं सकते सांख्यिकी के अंतर्गत। ठीक है। तो तीसरा सांख्यिकी के बारे में कहा जाता है वो यह है कि सांख्यिकी का दुरुपयोग संभव है। यस, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सच बात है, सांख्यिकी का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तो सांख्यिकी का दुरुपयोग कैसे होता है और कौन कर सकता है, आइए इस पर बात करते हैं। W.I. किंग कहते हैं कि सांख्यिकी मिट्टी के समान है। मिट्टी से आप चाहें देवता बना लें या शैतान बना लें। अर्थात जो स्वार्थी लोग हैं वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण कभी कभी गलत समंकों और आंकड़ों का दुरुपयोग करते हैं और गलत निष्कर्ष पेश कर देते हैं और उससे भोले भाले लोगों को अक्सर काफ़ी नुकसान होता है, नुकसान उठाना पड़ता है। चौथा पॉइंट, इस पर ध्यान दीजिए, सांख्यिकी विशेषज्ञों के ही अनुकूल है, क्योंकि सांख्यिकी अपने आप में एक विज्ञान है और विज्ञान तो वैज्ञानिकों के समझने की चीज़ है। तो सांख्यिकी विधियां जो हैं वह भी वैज्ञानिक ढंग से ही बनाई गई हैं और इनको समझना और इनका प्रयोग करना एक साधारण समझ वाले व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इनका प्रयोग केवल विशेषज्ञ ही कर पाते हैं।
इसी मामले में यूल और केंडाल नाम के अर्थशास्त्री हैं, वे कहते हैं कि अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में सांख्यिकी रीतियाँ अत्यंत खतरनाक हथियार हैं। जैसे बोलते हैं ना, बंदर के हाथ में उस्तरा। अब आप कहेंगे ये क्या है? बंदर के हाथ में उस्तरा मतलब आप किसी बंदर को उस तरह पकड़ा दीजिए और कहिए कि सामने वाले व्यक्ति की शेविंग कीजिए, तो वो क्या शेव कर देगा भगवान ही मालिक है। गला ही ना काट दे, सिर ही ना, मतलब किसी का हेड ही शेव कर दे। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू गिव एनीथिंग शार्पर टू एनी पर्सन हु इज़ नॉविस इन एनी फील्ड। ओके, ख़तरनाक हो जाएगा वो उसके लिए। तो चलिए, डॉक्टर बावले भी कुछ बात कहते हैं इसी तरह की। समंक केवल एक आवश्यक किंतु अपूर्ण औजार प्रदान करते हैं। बहुत ही आवश्यक है, लेकिन ये औजार कैसा है? अपूर्ण है। ये उन लोगों के हाथ में एक खतरनाक हथियार है जो उनकी प्रयोग विधि और कमियों से अनभिज्ञ हैं। यानी कि जो लोग उस खतरनाक हथियार के प्रयोग की विधि भी नहीं जानते और यह भी नहीं जानते कि इन हथियारों की कमी क्या है, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसे ही हैं कि एक अपूर्ण औजार देता है समंक। इसका आशय ये है कि समंक जो होता है वह अपने आप में कोई बात नहीं कहता। उसका जो विश्लेषण करने वाले हैं, अगर वह स्वयं नौसिखिए हैं या स्वयं कम जानकारी रखते हैं, तो जो वो परिणाम लेकर के आएंगे वो ख़तरनाक ही होंगे, या यूँ कहें गलत ही होंगे। ठीक है। पाँचवीं जो इसकी सीमा है वो यह है कि सांख्यिकी के नियम दीर्घकाल तथा औसत रूप में ही सत्य हो पाते हैं। अल्पकाल में सांख्यिकी के नियम सत्य नहीं होते। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा गणित की भांति जो अन्य सामान्य विज्ञान हैं, इनके नियम सर्वमान्य नहीं होते, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड नहीं होते। ये केवल एवरेज रूप में ही सत्य सिद्ध होते हैं। ठीक है, मतलब ट्रू ऑन एवरेज बेसिस। इसका एक प्रमुख कारण है कि सांख्यिकी के अंतर्गत कारण तथा निष्कर्ष एक नहीं होते, बल्कि अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं और इनको अलग अलग करना असंभव है लगभग। ठीक। प्रोफेसर किंग का ये सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यवस्था जो बड़े या जटिल वर्ग को एक दृष्टि से मस्तिष्क के समझने योग्य बनाती है, अधिकांशतः छोटी मोटी अनियमितताओं को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाती। इसको समझिएगा, जो ये आंकड़े होते हैं ना, ये बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को आपको आसानी से समझने की सुविधा तो देती हैं। तो चूँकि बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से डील करती हैं, तो बहुत बार छोटी छोटी या छोटी मोटी जो अनिश्चितताएं हैं या इर्रेगुलेटरीज हैं, उनसे ये बेसिकली उन्हें दूर नहीं कर पाती हैं, अनियमितताओं को दूर नहीं कर पाती। ठीक। तो मुझे लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे। इसके अलावा एक और इसकी कुछ और इसकी सीमाएं हैं, इन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। छठी सीमा है कि सांख्यिकी समंकों में एक रूपता तथा सजातीयता का होना अनिवार्य है। अब जो समंक हैं, अगर आप वह उनमें एक रूपता नहीं है और वो विजातीय अगर हैं, तो भी आप आपस में तुलना नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे का अंग्रेज़ी पढ़ने वाले बच्चों के साथ तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वह सजातीय नहीं है। और एक रूपता का मतलब यह है कि जैसे आप दो बच्चों की ही ऊंचाई या हाइट ले लीजिए, लेकिन एक की हाइट आपने जो है मान लेते हैं कि सेंटीमीटर्स में ली है, सेंटीमीटर्स में, और एक की हाइट आप फिट और इंच में बता रहे हैं। तो अगर आप फिट और इंच का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बच्चे की हाइट ऐसी है जो फिट और इंच में बताई गई है और दूसरे की हाइट सेंटीमीटर में बताई गई है, और ये आंकड़े अगर एक साथ रखे हैं, तो जब तक आप इनमें एक रूपता नहीं लाते, तब तक आप आपस में तुलना नहीं कर पाएंगे। एक उदाहरण इन्होंने भी दिया है कि मुद्रा का अवमूल्यन तथा वर्षा की मात्रा की पारस्परिक तुलना नहीं की जा सकती। मुद्रा का अवमूल्यन एक अलग कॉन्सेप्ट है और वर्षा की मात्रा अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है। जैसे खली की ताकत कितनी है, या उनके किसी अपने अपोनेंट को चित्त करने में कितना समय लगता है, और मनमोहन सिंह जी कितने देर मौन रह सकते हैं,
इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी जी कितना बोल सकते हैं, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। ठीक। पॉइंट नंबर 7, आइए आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी विधियाँ ही किसी समस्या के अध्ययन की एकमात्र विधि नहीं है। देखिए, आम जनजीवन में कोई भी समस्या हो, उसको उसके अध्ययन करने की अनेक विधियाँ हैं। सांख्यिकी उन्हीं अनेक विधियों में से एक विधि है, लेकिन यह एकमात्र विधि नहीं है। प्रोफेसर क्रॉक्सटन और काउडन कहते हैं कि यह नहीं मान लेना चाहिए कि सांख्यिकी रीति ही अनुसंधान कार्य में प्रयोग की जाने वाली एकमात्र रीति है। न ही इस रीति को प्रत्येक प्रकार की समस्या का सर्वोत्तम हल मानना चाहिए। लेकिन कभी कभी लोगों को ऐसा ही लगता है, ये इसकी कोई सीमा नहीं है कि यह एकमात्र विधि नहीं है। सीमा इसलिए नहीं क्योंकि तमाम ऐसे विज्ञान हैं जिनमें वह काम करने का केवल वही एक रीति होती है, लेकिन सांख्यिकी जो है वह जनरली ऐसे कार्य करती है जिन्हें अन्य विधियों से भी किया जा सकता है। तो यह एक सीमा ही हो गई। और एक सबसे महत्वपूर्ण सीमा है कि सांख्यिकी केवल साधन है, ये समस्या का स्वयं समाधान नहीं है। सांख्यिकी किसी भी तथ्य या सूचना के विश्लेषण के अंतर्गत केवल उसकी वस्तु स्थिति यानी कि यथा स्थिति जो है उसी पर तो प्रकाश डालेगी। यहाँ इसका उद्देश्य केवल समंकों या आंकड़ों को उचित ढंग से प्रस्तुत कर देना होता है, न कि निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालने का कार्य वह सांख्यिकी विद करेगा जिसने आंकड़े इकट्ठा किए हैं, जिसने उनका क्लासिफिकेशन किया है, जिसने उनका प्रेजेंटेशन किया है। जो एनालिसिस कर रहा है निष्कर्ष वही निकालेगा। सांख्यिकी आंकड़े या सांख्यिकी स्वयं में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकती। तो यह कहना बिल्कुल उचित है कि सांख्यिकी केवल साधन है निष्कर्ष निकालने का, स्वयं समाधान नहीं है। समाधान तो उसका जो विशेषज्ञ है वही निकालेगा। और आंकड़ों की अविश्वसनीयता वर्तमान में सांख्यिकी विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के लिए लाभप्रद और उपयोगी सिद्ध तो हो रही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी आंकड़ों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते। उनको लगता है कि आंकड़े जो हैं वह अक्सर भ्रम में डालते हैं। अब इसी बात को मार्क ट्वेन और डिजराइली जैसे बड़े विद्वान कुछ इस तरह से कहते हैं, आंकड़ों की अविश्वसनीयता की तरफ ही इशारा करते हुए, कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं। एक तो झूठ, और दूसरा सफ़ेद झूठ, और तीसरा समंक। यानी कि झूठ और सफ़ेद झूठ से भी बड़ा झूठ अगर कुछ है तो वह समंक है। तो इस तरह से यह चैप्टर पूरा होता है बच्चों। सांख्यिकी के अंतर्गत किसके अध्ययन को आप प्राथमिकता देते हैं? तो संख्यात्मक सूचनाओं को। सांख्यिकी अनिवार्यता समूहवादी है क्योंकि यह व्यक्तिगत मूल्यों से नहीं बल्कि केवल वर्गों से ही संबंधित है। यह कथन किसका है? याद कीजिए और बताइए। किस अर्थशास्त्री ने कहा कि झूठ 3 प्रकार का होता है? ये तो अभी हमने पढ़ा है ना। तो इसी तरह से बच्चों ये अध्याय जो है पूरा क्या है, आपने इस अध्याय को जो पढ़ा है, अब समय आ गया है कि आप उसका एक क्विक रिवीजन कर लें। तो ये अध्याय के अंत में पूरा एक अध्याय नज़र में आपकी है कि सांख्यिकी का अर्थ क्या है, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की क्या विशेषताएं हैं, एकवचन के रूप में सांख्यिकी के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, सांख्यिकी की दरअसल प्रकृति किस तरह की है, क्या विषय सामग्री है, कौन कौन से कार्य करता है अर्थशास्त्र सांख्यिकी, और अर्थशास्त्र के साथ सांख्यिकी के क्या संबंध है। साथ ही साथ हम सांख्यिकी का महत्व भी जानेंगे और सांख्यिकी की सीमाएं भी। अब एनसीईआरटी फोल्डर में कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। परीक्षा के अभ्यास के लिए भी कुछ यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न में यदि आपको कोई शंका है या कोई समस्या है तो आप बिल्कुल पूछेंगे मुझसे। इनको करने के दौरान जैसे सबसे पहले आप बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे तो आप इनके उत्तर कहीं से ढक लें, और उत्तर ढक लेने के पश्चात आपको जो काम करना रहेगा वह ये रहेगा कि आप इन्हें ढक लें। तो ढकने का तरीका ये रहेगा कि आपने इनको जैसे ढक दिया, ठीक है, और उसके बाद में फिर आप पढ़ें बगैर कुछ देखे, आप इन्हें ढक लीजिए और फिर आप इन्हें पढ़ना शुरू करें। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं क्या? मुझे लगता है ढका जा सकता है आसानी से। तो सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? तो गॉटफ्राई डेकेनवाल हो गए। सांख्यिकी शब्द के बहुवचन से अभिप्राय क्या है? तो सांख्यिकी समंकों का अध्ययन, समंकों का संग्रहण, समंकों का विश्लेषण, ये सारे।
तो इसमें समंकों का अध्ययन आप करते हैं सांख्यिकी शब्द के अंतर्गत बहुवचन के रूप में। इस तरह के ऐसे जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं बच्चों, इनमें से जो भी बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर आपका गलत हो जाए, आप उन्हें या तो अपनी नोटबुक में अपने नोट्स में शामिल कर लें, और या तो उन्हें आप बुक में ही अच्छे से हाइलाइटर से हाईलाइट कर लें, और उन्हें या किसी भी तरह से मार्क कर लें कि आपको ये हमेशा पता रहे कि ये प्रश्न आपके गलत हुए थे जब आपने इन्हें उत्तर दिया था, ताकि जो गलती है वह आपके सामने रहे और दोबारा आप उसे दोहराने से बच जाएं। अति लघुत्तरी प्रश्न जो यहाँ पर दिए गए होते हैं, इनकी खासियत यह है कि अति लघुत्तरी जो प्रश्न होते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न के कंक्रीट उत्तर यहाँ पर दिए गए होते हैं। इन उत्तरों को आप अगर अच्छे से यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको लैंग्वेज मिल जाएगी। जैसे पहला, दूसरा प्रश्न मात्रात्मक और गुणात्मक तथ्यों से आप क्या समझते हैं वगैरह वगैरह, ये सब अच्छे से पढ़ेंगे। लघुत्तरी प्रश्न कहाँ कहाँ मिलेंगे, ये प्रश्न संख्या जिससे पहला है सांख्यिकी की उत्पत्ति और अर्थ पर प्रकाश डालिए, तो उन्होंने बता दिया कि पृष्ठ संख्या 25 पर आपको सांख्यिकी का अर्थ देखने को मिल जाएगा। कुछ दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं, उनके भी उत्तर कहाँ कहाँ मिलेंगे ये दिखे गए हैं, तो आप कृपया वहाँ से पढ़ें। स्वयं को जांचें सेक्शन के अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपकी पुस्तक में नहीं दिए गए हैं। अगर आप किसी प्रश्न पे अटकते हैं तो अब आपको मुझसे पूछने में कोई संकोच बिल्कुल भी नहीं करना होगा। तो फ़िलहाल मुझे उम्मीद है आप सभी लोग पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे जो मैंने आपसे कहा है। अगर आप में से किसी भी बच्चे को आज के वीडियो में डिस्कस किए गए किसी टॉपिक में कोई शंका है या कोई जो है प्रश्न है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछिए। आपकी प्रश्नों का तुरंत ही जवाब आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास रहेगा। संकोच ही किसी भी विषय के सीखने में सबसे बड़ी बाधा होती है, तो कृपया संकोच से अवश्य बचिएगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में भी सक्षम होंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस चैप्टर से संबंधित जो भी नोट्स हैं वो आपको तैयार करने हैं। नोट्स कैसे तैयार करेंगे मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। आपको अगर फिर भी कोई शंका होती है तो बिल्कुल पूछना ही है आपको, बिना किसी संकोच के। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहें, देखते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। अगर कुछ आपको पूछना नहीं है तो भी आप कमेंट सेक्शन में ये डाल सकते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा या कुछ ख़राब लगा। और अगर अच्छा लगे तो आप अन्य साथियों के साथ साझा भी कर सकते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।